आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इंडिया के फेडरल सिस्टम के बारे में। तो जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो नियर टू कनाडा है, यानी जो कनाडा का फेडरल सिस्टम है उसके नियर है, ना कि अमेरिका के। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसके बारे में क्या बोला है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे केसी वेयर है जिसने बोला है कि क्वासी फेडरल है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पॉल एप्पल बाई, इन्होंने बोला एक्सट्रीमली फेडरल है। मतलब केसी वेयर ने एक तरीके से क्वासी फेडरल बोला है, मतलब उतना फेडरल नहीं है। लेकिन पॉल एप्पल बाई ने बोला है कि एक्सट्रीमली फेडरल है। उसके बाद मॉरिस जोन्स आए, इन्होंने बोला बारगेनिंग फेडरेशन है। फिर आइवर जेनिंग, ये बहुत ही बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं देखो फेडरेशन तो है ही इंडिया, लेकिन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। फिर एलेक्जेंड्रोज विच आए, इन्होंने बोला कि शिव जनरिस है यानी यूनिक है। इस तरह का जो फेडरल स्ट्रक्चर है इन्होंने बोला कहीं भी वर्ल्ड में इनको नहीं दिखता है। फिर ग्रेवनाइल ऑस्टिन, ये भी काफ़ी बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बोला कि इंडियन जो फेडरल सिस्टम है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा है कि 1994 में एसआर मुंबई केस हुआ था, काफ़ी फेमस केस है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की लाइन थी उसमें उन्होंने ये बोला कि द स्टेट्स हैज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने बोला कि देखो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसमें जो स्टेट है ना वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्ट है, यानी ड्यूल पॉलिटी की बात करता है। तो जो थोड़े बहुत इमरजेंसी के प्रोविज़न है या जहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत यूनिटरी सिस्टम बन जाता है उसको एक्सेप्शन माना जाना चाहिए। वो मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं है और उनको एक्सेप्शन की तरह मान के हम उनको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा क्लियर किया है कि ये जो है बहुत ही क्लियर इन्होंने किया कि नहीं ये जो है फेडरल सिस्टम जो है और इंडिया एक फेडरल सिस्टम ही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो है फेडरलिज्म इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और इसी में एसआर मुंबई केस में इन्होंने बोला कि जो फेडरलिज्म है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सिंस 1951 डिटेल 20 आर्टिकल इन वन पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया है और 95 आर्टिकल्स अब तक ऐड किए गए हैं। 4 पार्ट ऐड हुए हैं, 4A, 9A, 9B, 14A, ठीक है। तो 4A जो पता है सबको डायरेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। फिर 9A सबको पता है कि ये आपका म्यूनसिपलिटीज़ हैं, ठीक है। और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और 14A, तो 14A सबको पता है कि 14A जो है आपका ट्रिब्यूनल्स है। और 4 शेड्यूल 9, 10th, 11, 12th। तो 9, 10th, 11, 12th तो पता ही होगा। 12th आपका 9th जो है जिसमें बहुत सारी जमदारी एवोल्यूशन से रिलेटेड लॉज हैं, 9th शेड्यूल है। फिर आपका है 10th शेड्यूल 1985 में ऐड हुआ और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था राजीव गांधी जी के समय में। फिर 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल की बात की जाए तो 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल जो है ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। फिर राज्यसभा जो कॉन्स्टिट्यूटेड होती है वो 4th शेड्यूल के अंदर होती है और फर्स्ट टाइम 3 अप्रैल 1952 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। राज्यसभा का जो टर्म है वो 6 ईयर है और राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होती। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा क्या डिजॉल्व होती है 6 ईयर बाद? नहीं, राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं हो सकती है। फिर आर्टिकल 80 है जो ये बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 250 हो सकती है राज्यसभा में प्रेजेंटली, जिसमें अभी देखा जाए तो 245 इनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। 233 इलेक्टेड हैं, 12 नॉमिनेटेड है और इन 233 में 8 जो है यूटीज़ के हैं और 225 जो है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी नहीं बना था तब 239 थे, 229 थे स्टेट के और 4 यूटीज़ के थे, जिसमें 3 दिल्ली के हैं, एक पौंडीचेरी हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने 239 लिख दिया, लेकिन 229 होना चाहिए। और 4 जो है जम्मू एंड कश्मीर के। तो टोटल अभी 8 यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, 225 आपके स्टेट के हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड है। जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है। मैक्सिमम 31 उत्तर प्रदेश से हैं, मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है वहाँ पे 50 स्टेट हैं
और हर स्टेट के पास दो दो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी टोटल 100 रिप्रेजेंटेटिव हैं सीनेट में। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में देखा जाए तो एक तरीके से सारे जो स्टेट है उनको बराबर जो है फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं रखा गया है। जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रख रहे हैं, और जिनकी पॉपुलेशन कम है वो उनके पास कम जो है रिप्रेजेंटेशन है। फिर आपका है राज्यसभा नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट नॉमिनेटेड एक्ट्रेस कौन थी राज्यसभा के लिए? तो वो थी नरगिस दत्त, संजय दत्त की माँ, 1980 में। तो 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड थी। फिर देविका रानी चौधरी जो थी वो फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 1969। तो देविका रानी चौधरी फर्स्ट जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली थी। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 में क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई, जैसे IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। और एक बात जान लो यहाँ पे कि राज्यसभा के पास लोकसभा से इस मैटर में, मतलब ऑल इंडिया क्रिएशन, जो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएशन के मैटर में ज़्यादा पावर्स हैं। और इवन जो अमेंडमेंट है, अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज लाने के लिए अमेंडमेंट करना है तो वो सिर्फ आपका राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोकसभा में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 249 कहता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है वो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, इवन वो स्टेट लिस्ट में भी हो। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन रखा गया कि जो राज्यसभा है उसको 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है। और ये रेजोल्यूशन 1 साल के लिए लगभग इफेक्ट में रहेगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 75 थर्ड कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंध्र प्रदेश के पास इसमें 11 राज्यसभा मेंबर हैं और तेलंगाना के पास 7 राज्यसभा मेंबर हैं। ये पूछ सकता है क्योंकि 2014 में ये बाइफैक्टेड हुआ था। जम्मू कश्मीर के पास 4 राज्यसभा मेंबर हैं, पता होना चाहिए आपको। दिल्ली के पास 3 हैं, पुडुचेरी के पास 1 है। बाकी जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके पास कोई भी राज्यसभा से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आर्टिकल 89 और आर्टिकल 64 में ये बताया गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। और पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जी। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक माय चैनल। जय महाकाल, जय हनुमान जी।